अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? नूरी के चेहरे पर कमीनगी मुस्कुराहट देखकर रेहान ने इस्तफसार किया था। आपसे मतलब? अपनी औकात मत भूलो कि तुम एक नौकरानी थी जो मेरी दौलत पर ऐसे कूद रही हो। रेहान भी अपने नाम का एक था, कब मौका हाथ से जाने देता था नूरी को उसकी औकात याद दिलाने का। चले एडिशन दे देते हैं, काफी देर हो गई है पहले ही। रेहान के हाथ को पकड़ती हुई एक अदा से बोले थे, हाँ जरूर। तुम तो नहीं बताओगी ना इस अनजान पार्टी में जाने की वजह? रेहान ने दोबारा से पूछा था, इस उम्मीद में शायद इस बार वो बता दे, मगर आगे भी नूरी थी, उसे कहाँ पूछती थी वो जो आज उसके सवाल का जवाब दे देती। बात टालती हुई वहां से रेहान को लेकर गई थी। एक नजर पीछे परेशान खड़ी माही पर डालना नहीं बोली थी। क्या हुआ मेरी बीबी जी को जो ऐसे परेशान खड़ी है? महीन के परेशान चेहरे को देखकर इत्सा खुद भी परेशान हुआ था। वो यहाँ एक लड़की थी और उसने ये हाथ में पकड़ी चिट को इस साथ छुपाती हुई हाथ से इशारा करती हुई सामने किसी को ना पाकर चौंकी थी। कौन? किसको ना पाकर इत्जा हैरान हुआ था। उसे छोड़े, पार्टी का खत्म हो गई। पर यह नूर के जाने के बाद वो उदास हुए थे। जब मेरी बीवी चाहेगी पार्टी जब ही खत्म हो जाएगी। माहीन के शाने के हाथ रखता हुआ लाड से बोला था, चले। जिस शख्स से कुछ महीने कबल वो नफरत के दावेदार थी, आज उस शख्स की मुस्कुराहट में खुद को डूबता हुआ महसूस करते थे। एक मिनट, मैं अभी डॉक्टर आमिर को बताकर आता हूँ। इत्सा के बात पर वो मुस्बत में गर्दन हिला गए थे। आप मेरे तोहज्जत के इमाम हैं। मामूल के मुताबिक डॉक्टर आमिर के साथ तोहज्जत पढ़ के मुस्कुराते हुए बोल कहा था, चलो किसी एक नमाज का तो मैं इमाम बना। वो भी जवाब में मुस्कुरा कर बोले थे, एक आप ही हैं जिनकी वजह से बाकायदा नमाजी हो गया हूँ, वरना तो सर्जरी से पहले 2 नफल पढ़कर स्वाब हासिल कर लेता था। अपनी बात पर वो कहका लगा गया था, डॉक्टर आमिर आपकी वजह से मैं हंसता बोलता हूँ, वरना तो मैं कब का मर चुका होता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता। आपकी बार इत्सा का लहजा नम हुआ था। मेरा फर्ज था अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, समझे? इत्सा को उसे लगाते वो मुस्कुराए थे, जबकि इत्सा के लिए वो परेशान रहते थे। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। अब तुम जाओ अपने रूम में और मैं अपने रूम में जाता हूँ। डॉक्टर आमिर को जाता देखकर वो खुद भी अपने रूम में जाने के लिए बढ़ा था। कहाँ थे आप? रात के 2:30 के करीब कमरे में दाल होते ही इत्सा को देखकर वो हैरानगी से पूछे थे। कहीं नहीं। अजहान की बातें और परिहन नूर की चिट का असर हुआ था, जो कि रूम में आते ही पढ़ चुके थे। तुम अपने शोहर के माजी को नहीं जानती हो और मैं उसके माजी का एक ही हिस्सा हूँ। प्रिया नूर से वह इनकारी होगा। अगर तुम उसके सामने नूरी नाम लोगी तो हैरान होकर बात पलट जाएगा। बहुत ही शानदार शख्स है इर्तजा शाह। पहले मुझे पागल बनाया, अब तुम्हें बनाने जा रहा है। मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा तुम्हें, इसलिए आज रात के दूसरे पैर में तुम्हें मेरी बात यकीन आ जाएगा। कभी सोचा है कि तुम्हारा शोहर रात के दूसरे पैर में कहाँ होता है? पूछ कर देखना उसे। मासूम लड़की, उस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकती हो। तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं अनजान लड़की होकर भी तुम्हें अपना नंबर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं तुम भी मेरी तरह पागल ना बन जाओ। अपना ख्याल रखना। नूरी की चिट पढ़कर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी, मगर अब इर्तजा को इस पहर रूम में आता देखकर कहीं ना कहीं नूरी की बात को यकीन में बदल गया था। डॉक्टर आमिर के पास था। इर्तजा पापा उसे यकीन नहीं आया था, मगर फिर भी खामोशी इख्तियार किए हुए थे। आप जा कहीं हैं अब तक? रिस्ट वॉच उतारता हुआ नॉर्मल अंदाज में पूछा था। बस अचानक से आंख खुल गई थी, पर अब सो रही हो। इतना के नॉर्मल तासा देखकर वो नम लहजे में बोलते हुए लेट के थे। इतने में डोर नाक होने के बाद पर वो वापस से सीधा हो बैठे थे। अपने फोन को मेरे पास ही भूल आए थे तुम। डॉक्टर आमिर की बात सुनकर माही के लब पे साता ही मुस्कुरा उठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुरा कर अपना फोन लेता हुआ इतना डोर लॉक करता हुआ मुड़ा था। माही को मुस्कुराता देखकर हैरत का शिकार हुआ था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इत्सा को खुद को देता पाकर वह कंफर्टर में मुंह छुपा गए थे। इर्तजा और माहीन को हनीमून के लिए गए हुए 1 महीना होने को आ रहा था। एक दूसरे के साथ बताए गए हसीन पल कैमरे की आंख में कैद किए वो हैदर की अचानक शादी का सुनकर हैरत के साथ ही हो चुके थे। अब बस शाह वेले में इत्सा और माहीन का इंतजार किया जा रहा था। इन दोनों की आमद के अगले ही दिन हैदर और हया का निकाह तय पाया था। अचानक ही हैदर की सादगी से शादी की डिमांड पर शाहदा बेगम फूले हाथों के साथ ही सारे काम करवाती फिर रहे थे। वहीं हया को सदमा लग रहा था। मुझे सादगी से शादी नहीं करनी। कुशन गोद में रखे हुए वो बढ़ाई हुई आवाज में अपना दफा कर दी। शादी करनी है या नहीं? वैसे भी मेरे भांजे को लड़कियां बहुत है। रिया की दुखती रग पर हाथ रखती हुई बोली थी, नहीं मुझे करनी है शादी, पर
फौरन से पहले बोलती वो शाकरा बेगम के चेहरे पर बिखरी शरारत से अनजान थी। पार्ट वार कुछ नहीं, परसों तुम्हारा नकाह है और साथ ही रुखसती भी। जो ड्रेस पसंद करना है कर लो, हवा में वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। वो जाने के लिए उठी थी। सच में जाती भी वो हया को खुश कर गई थी। सच में हया के चेहरे पर पहली मुस्कुराहट ही उनकी जिंदगी भर की खुशी थी। विंडो से बाहर देखती ही वो कुछ महीने पहले की इत्तला की कही भी बात सोचकर मुस्कुरा रही थी। माहीन, प्लीज आप दोबारा कभी किचन का रुख मत कीजिएगा। शहद की बोतल हाथ में लिए अपनी स्थिर होती हुई आंखों को मसलता हुआ बोल रहा था। क्यों? जब माहीन पेशानी से इत्तला को शहद खाता देकर पूछी थी। अब चाय की दुश्मन तो थी ही, आज आपने मुझसे बिरयानी के जरिए दुश्मनी निकाली है। चम्मच बढ़कर शहद की मुंह में रखता हुआ थोड़ा पुरसकून महसूस कर रहा था। हाँ, ये क्या? आपकी स्किन पर ये क्या हो रहा है? इत्तला की स्किन पर रैशेस देखकर वो हैरानगी से पूछ रही थी। एलर्जी है मुझे स्पाइसी खानों से, नॉर्मल लहजे में कहता हुआ पानी का गिलास मुंह से लगा गया था। तो हुआ कुछ ये था कि माँ सरकार सबकी देखा देखी वो भी शादा बेगम को माँ सरकार कहकर मुहातब हुए थे, जो उन्हें सरशाह कर गया था। आज मैं इत्सा के लिए खाना बनाऊं? किचन में दाल होते ही माही ने शादा बेगम को काम करते हुए देखा पूछा था। जरूर, क्यों नहीं। सार पर होते भी वो माही को इस तरह से इत्सा के लिए खाना बनाने का कहना ही उन्हें राहत बख्श गया था। इत्सा को और क्या क्या पसंद है? फ्रीजर खोले हुए कंफ्यूज हुई कि क्या पकाई इर्जा के लिए। आप जो भी बनाओगी वो आराम से खा लेगा। खाने के मामले में मेरे बेटे में हैरत नहीं है। माहीन की कंफ्यूजन दूर हुई थी। बिरयानी बना ले इर्तिजा के लिए? जरूर। माहीन को पुरजोश देकर वहां से गई थी, बिना उसे इर्तिजा के स्पाइसी खानों से एलर्जी बताया। इर्तिजा की एलर्जी से बेखबर वो अपनी पसंद के मुताबिक तेज मिर्च की बिरयानी बना गई थी। बहुत खूब, ये सच में आपने बनाई है? इर्तिजा को शक गुजरा था। हैदर जो मुकम्मल तौर पर खाने पर झुका हुआ था, जैसे वो यहाँ पर मौजूद ही ना। जबकि इर्तिजा के इस तरह से पूछने पर रायमा माहीन को देखती हुई लब दबाकर मुस्कुरा रही थी। दिलावर शाह इत्जा और माही को देखा अपनी नजरें झुकाए हुए थे। उन्हें कहाँ बर्दाश्त हो रहा था इत्जा माही को एक साथ देखना। कोई शक? वैसे तो बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, मगर उसके अच्छाई पर तेज मिर्च मात डाल गई है। पहली चम्मच ही इत्जा के हलक को चीरती हुई गई थी, मगर माही के तजस्सुस भरे चेहरे को देखकर वो बिना कुछ के बड़ी मुश्किल से आधी प्लेट खाकर उठ खड़ा था। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? माही के पूछने पर सबकी नजर इत्जा पर रुकी थी। बहुत अच्छी बनाई है आपने। मिर्ची के बाद उसके मुंह में पानी आ रहा था। फौरन वहां से लंबे डग पड़ता हुआ किचन की जानब बढ़ा था। इत्सा को इस तरह जाता देखकर माही भी उसके पीछे गई थी। माँ, बिरयानी बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बनाई है, इसलिए भाई भाग गया। रामा जब मंदिर से बैठी हुई बिरयानी खा रही थी, शादा बेगम के आगे अपनी प्लेट बढ़ाती हुई मुस्कुराई थी। मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया बेचारी बच्ची को। शादा बेगम पछताई थी। बाप की बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। इर्तिजा दिल दिल में इर्तिजा की फिक्र करते हुए नफी में गर्दन हिला रहे थे। सॉरी। मनमनाई भी वो इर्तिजा को बहुत ही क्यूट लगी थी। इट्स ओके, मोहब्बत पाश नजर लहजे में मुस्कुराकर कहते हुए माही के मासूम चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। कैसे आराम से बैठा हुआ है, सड़ी हुई कुकड़ी। ऐसे किसी की शादी होती है? बेरौनक सी डार्क मेकअप के साथ ही रेड ऑरेंज कलर का भारी भरकम ब्राइडल ड्रेस के साथ ही वो भारी सी ज्वेलरी पहने हुए अपने सारे अरमानों को पूरे करने की कोशिश करते हुए वह नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उफ अल्लाह, ये कैसे इतने भारी ड्रेस पहन सकती हो, ऊपर से इतनी ज्वेलरी भी। तबाही, कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करती तुम। त्रिची नजर से हया के इतने सजे सवरे सरापे को देखकर हैदर को उसकी फिक्र लाक हुई थी। इस बात से बेखबर कि उसकी शामत आने वाली थी। सड़ी हुई कुकड़ी, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। मैं तो मेहंदी का फंक्शन हुआ धूमधाम से नहीं होने दिया तुमने। अपनी शादी पर खुद से डांस करने का प्लान भी रायगा हुआ। हैदर की साथी से शादी करने के कहने से ऐसे क्या देख रहे हो? हैदर को खुद को देखता पाकर कंफ्यूज होती हुई हया ने इस्तफसार किया था। हैदर के साथ जुड़े हुए इस नए रिश्ते के बाद उसे घबराहट महसूस होती है। क्यों शर्म आ रही है? हया के चेहरे पर नजर जमाए वो पहली बार शो हुआ था। शर्म? और मुझे आ ही ना जाए कहीं। हैदर की बात का हवा में उड़ाती वो तनफिया अंदाज में बोले थे। हाँ, तुम्हें क्यों आने लगी शर्म? वो सारी तो तुम्हारे नाम में आ गई है ना, हया है ना। दांत दबाए वो कहता हुआ अपनी नजरों का रूह सामने काट गया था। लो भाई, शादी हमारी हुई है और खाने का हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। हैदर के हाथ पर चुटकी काटती हुए उसे गुस्से से घूरे थे। क्या है तबाई? अपने हाथ को मसलता हुआ छुपाकर बोला था। तबाही कहने से पहले सोच लो मेरे हैदर जी, अब ये तबाही आपकी जिंदगी में तबाही ना मचाने को तैयार है। मेकअप ज्यादा चिरा लिए हुए आंखें छोटी करती वो गुस्से से बोले थे। मैं तो डर गया तबाही तुम्हारी मेरी जिंदगी में तबाही मचाने की धमकी पर। संजीदगी से कहते हुए आहर में सोच कर मुस्कुरा गया था। मुझे पूरा यकीन है हयात तुम पर और तुम्हारी मासूम हरकतों पर। तुम एक दिन मेरे दिल तक रसाई हासिल कर लोगे। अगर तुम कोशिश ना कर सकी तो मेरा तुमसे वादा कि मैं खुद को मजबूर कर दूंगा तुमसे मोहब्बत करने पर। भूख लग रही है मुझे। खाना खाने के लिए जाते मेहमानों को देखकर वह मन मनाई थी। अब क्या किया जा सकता है इंतजार करने के सिवा? कांदो चुकाकर वो सामने नजदीक क्यों मुस्कुराया था।
अचानक से सामने आती हुई माही को देखकर वह आजिज़ी से नजरें झुका गया था। कब से देख रही हूँ तुम्हें, चुप होने का नाम नहीं ले रही हो तुम। ब्लैक कलर की साड़ी पहने, कानों में झुर्ली के नाम पर पहने हुए टॉप जो के बालों में छुप गए थे। हमेशा की तरह आज भी सिंपल से तैयार हुई वह खूबसूरत लगे थी। दुल्हन तो मतलब दुल्हन हूँ तो मतलब बोलो भी ना। अब मुंह लटकाई वह महीन को देखकर बोले थे, मुझे भूख लगी है महीना पी। हया की बात महीन के लबों पर मुस्कुराहट रेंगे थे। सड़ी हुई कुकड़ी, तुम कुछ नहीं बोलोगे। हैदर के कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते मुंह को देखकर वह तनबिया कर गए थे, जिस पर हैदर ने फौरन से अपने लब आपस में पेवस्त कर लिए थे। बस इतनी सी बात है, मैं भी कह देता हूँ, हालांकि वो तुम्हारे लिए खाना भेज देंगी। हया के तनबिया करते ही हैदर को खामोश रहता देखकर इब्तिदा अपने कहके पास जब्त करता हुआ इन तीनों के पास स्टेज पड़ा था। सच में आराम से। हया के चलाने पर माहीन उसके कंधे पर हाथ रखकर चुप करवाया था। चले माहीन, अजहान आया है, खास कर आपसे मिले। थोड़ी देर के लिए खामोश रहना। हया कहकर वो माहीन इत्जा का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर गए थे। मेरी तबाही, हैदर शाह की तबाही। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाता देखकर हैदर मुस्कुराकर अपने बराबर में बैठी हुई हया को देख रहा था, जो इस वक्त अपनी उंगली में पहने हुए रिंग से खेल रहे थे। वाह भाई वाह, आज तो मेरी न्यू ममा बहुत ही प्यारी लग रही है। अजहान के तारीफी कलमात सुनकर माहिन की नजरें शर्म से झुकी थी। इत्सा सर कम नहीं लग रही है। आमसे सूट में मलबूस इत्सा को देखकर तारीफ के बगैर न रह सके थे। डॉक्टर ही को इत्सा की तारीफ करते सुनकर माहिन की बवें सुखी थे। न्यू मामा के बेटे, अब कैसा फील कर रही हो? अजहान को माहिन के साथ बातें करता देखकर इत्सा ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा था। आपके सामने हो। अजहान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो वापस से डॉक्टर ही की जाना मतवज्जो हुआ था। जरा ध्यान दे आप डॉक्टर साहिबा, पर ये डॉक्टर साहब, पर न्यू मामा, क्योंकि खूबसूरत परिंदे ज्यादा दिन कैद में नहीं रहते। डॉक्टर ही के हर सवाल का जब मुस्कुराकर देता हुआ इत्सा शाह इस वक्त महीन की नजरें अनजान था। महीन को इत्सा को गुर्दा देकर अजहान मुस्कुराहट दबाए हुआ था। एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इत्सा का हाथ पकड़े हुए वो उसे अपने साथ ही मेहमानों के बीच पे सर पर ले जाती हुई डॉक्टर ही के शौक चेहरे को देखकर मुस्कुराई थी। बड़ी हंस का बातें की जा रही है डॉक्टर ही के साथ। महीन के लहजे साफ आया थी। उसकी जालसी को समझता हुआ इत्सा होश हुआ था। कौन से शोहर अपनी बीवी के सामने दूसरी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करती हैं? दोनों हाथ कमर पर रखकर वो लड़ने के लिए तैयार करती है। जेलस हो रही हैं आप डॉक्टर ही से? संगीत से कहता हुआ माही के करीब बढ़ा था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वह फौरन से बोल उठे थे, नहीं तो आंखें बड़ी करती हुई बहुत तो कंपोज कर गए थे। अच्छा तो फिर मेरे डॉक्टर ही के साथ मुस्कुराकर बातें करने पर आपको मसला क्यों हो रहा है? पहली बार महीन को जेलस होता देखकर वो अपने और महीन के दरमियान के फासले को दूर कर गया था। हाँ तो आप बहुत ही बुरे हैं। इर्तिजा और अपने दरमियान फासला बरकरार रखते हुए वो पीछे थे। मैं बुरा हूँ? संजीदगी से पूछते हुए महीन को कंफ्यूज होता देख अपनी मुस्कुराहट के लबों के किनारे पर दबाए हुए था। प्लीज ये डाटा जलाद वाला रूप गार्ड पर ढा लीजिएगा। महीन के झुके सर को देखकर इर्तिजा का फ्लश क्या फिजा में गुंजा उठा था। बहुत बढ़िया इंतजार पर। अचानक से अपने और इर्तिजा के दरमियान के फासले को मिटाती हुई इर्तिजा के कुछ आदर सीने पर सर रख गए थे। बुरा हूँ या अच्छा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। आप किसी भी लड़की के बारे में सोचना भी गुनाह होगा, क्योंकि इर्तिजा शाह अब सिर्फ माहीन शाह का है। महीन के कित अपने मजबूत हसाब बांधता हुआ गंभीर लहजे में कह रहा था। अब मतलब पहले ठरकी डॉक्टर थे आप? इर्तिजा के सीने पर सर रखकर वो शरारत से बोले थे। लेकिन एक लड़की को इजाजत है मुझे अपना कहने की। कौन है वो? इर्तिजा के दूर होते हुए वो हैरानगी से पूछे थे। मन्नत, आप बहुत ही बुरे हैं। हर बार में उसकी आंखें नम हुई थी। झूठे जलाद ठड़की यहाँ पर गुस्से से बोलते हुए जाने के लिए मुड़ी थी कि अचानक से इर्तिजा ने हाथ से खींच के वापस से अपने मजबूत हसा में लिया था। छोड़े मुझे डॉक्टर जलाद। इर्तिजा के सीने पर अपने नाजुक हाथ मारती इर्तिजा की जिंदगी में दूसरी लड़की को सोच के हल्का नोड़ दे। पहले बात तो पूरी सुन लो, मन्नत शाह होगी वो लड़की। इर्तिजा और महीन की बेटी मन्नत शाह। इर्तिजा की बात पर वो साकत हुई थी। सच बोल रहे हैं ना आप? बेयकीनी और शर्म की मिली जुली तासा चेहरे पर सजाए वो पूछे थे। कोई शक? महीन के चेहरे को अपने हाथों में लेता हुआ मुस्कुराया था। नहीं। अपने वजूद को ढीला छोड़कर इर्तिजा के सीने पर सर रखकर वो आंखें बंद किए उसी के सर पर खड़े थे। कुछ ताकत के बाद कुछ सोचकर महीन बोले थे, मन्नत बेटी का फिर बेटे का नाम मुराद रख लेंगे। महीन ने तर्ज किया था। मुराद ख्याल अच्छा है। महीन के दर्द को समझता उसे छेने की घर से कहता हुआ महीन की कमर पर गिरफ्त मजबूत कर गया था। हाँ ना, फिर सब लोग सुनकर ये कहेंगे इर्तिजा शाह को बच्चे बड़ी मन्नत मुरादों से हुए हैं। जाबी तो बच्चों के भी मन्नत मुराद रख लिए। कितना अच्छा लगेगा ना? सर उठाकर इर्तिजा के संजीदा चेहरे को देखकर चुबा कर बोले थे। अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन फिर भी आपने जो नाम सजेस्ट करेंगी ना हम वो रख लेंगे। महीन की नाराजगी से डर कर वो फौरन उसके हक में बोल गया था। हम दोनों मिलकर रखेंगे, सही है ना?
माही के मासूम अंदाज पर इत्जा मुस्बत में गर्दन हिलाता हुआ अपने फ्यूचर को सोचकर मुस्कुरा रहा था। जबरदस्त, कमाल करती हो तुम हर फोटो शूट पर। ऐसा लगता है जैसे कैमरे के साथ तुम्हारी कोई पुरानी दोस्ती हो। ना घबराहट ना कोई शर्म, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो तुम। कैमरामैन से तारीफ वसूल करती वह मगरूर अंदाज में चलती हुई ट्रैक्टर के बराबर में रखी चेयर पर बैठी थी। बिना बोले ही सब हाल दिल बयान कर जाती हैं तुम्हारी आंखें। खुदा की तरफ से बहुत ही खास तोहफा है तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखें। उसकी आंखों की तारीफ में हर एक कसीदे पढ़ते आए थे। वो सबकी तारीफ मुस्कुरा कर ही वसूल करती आई थी। वैसे भी उसे अब अपनी तारीफ सुनने की आदत जो पड़ गई थी। तंग व नाजेबा लिबास से बेतन किए वो अपने बेबाक फोटो शूट की फोटोज को फड़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उसकी हर एक अदा में मगरूरियत छलकती थी। कुछ ही अरसे में वह मीडिया इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा जो बन गए थे। सही गल से उसे सरोकार था ही नहीं। सरोकार था तो फकत नाम, शोहरत और दौलत से जो आज उसके पास मौजूद थी। और उसे चाहिए ही क्या था? जिस चीज को उसने पाना चाह सभी कुछ उसके पास मौजूद था, सवाए एक शख्स की चाह के जिसकी रातों का सुकून बर्बाद किए हुए था। उसकी एक निगाह शो उठने की देर थी और सामने वाले शख्स उसके कदमों में ढेर होते आए थे। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके साथ प्रोड्यूसर साहब के बार बार उसे मुस्कुराकर देखने को नोटिस करती हुई वो जवाब में खुद भी मुस्कुराई थी। अगले 3 प्रोजेक्ट्स भी मैं तुमसे करवाने का इरादा रखता हूँ। आंखें घुमाती हुई वो लिपस्टिक सजे हुए अपने कटाव लब दबाए मुस्कुरा रहे थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे शूट की टाइमिंग और लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। अपनी गहरी जेल सी आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए वो मगरूर चाल चलती हुई उसे पार्किंग एरिया में काफी देर से खड़े शख्स का ख्याल आया था जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अपने हुसन की बिल्लियों से मुझे कमजोर दिल पर वार करी हो तुम। प्रोड्यूसर एहसान खान अपने दिल पर हाथ रखकर उसे जाता देखकर कमीनगी से मुस्कुराया था। बहुत देर होगी आज है तुम्हें। काका फ्रंट डोर को खोलकर ग्लासेस पिछली सीट पर फेंकती हुई उसे गुड़कर सीट पर बैठे थे। अब आगे क्या करने का इरादा है? कार ड्राइव करता हुआ वो अपने उसके बीच छाई हुई खामोशी की तोड़ को हाथर में लाए बोला था तोड़ने की हाथर बोला था। सिर की पूछ पर सर रखी वो अपनी आंखें बंद की हुई थी। मोहब्बत की हाथों रस्वा हुई थी। अब इस मोहब्बत को रस्वा करने का इरादा रखती हूँ। आंखें बंद किए वो तलही से मुस्कुराई थी। मतलब ये है कि वक्त आ गया है लाहासिल को हासिल करने का। मजबूत लहजे में बोलते हुए बल खाती सड़कों पर नजरें जमाए हुए थे। घर पहुंचते ही वो अपना सेल फोन में महफूज नंबर को मुस्कुरा कर देते हुए कॉल मिला गए थे। उसे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फोन दूसरी कॉल पर अटेंड कर लिया गया था। हेलो, कौन बात कर रही हैं? मुकाबले की सहर अंगेज आवाज इतने अरसे बाद सुनकर पुरस्कून महसूस कर रहे थे। कैसे हैं सरकार साईं? कौन? इर्तिजा अनजान था मुकाबले की नस्वानी आवाज से। उफ अल्लाह, आप इतनी जल्दी बोल के मुझे और मुझे देखें अब तक आपकी कोई भी बात नहीं बोली हो। एक अदा से कहती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। नूरी? इर्तिजा जरेला बड़बड़ाया था जो नूरी बाहुबी सुन गए थे। हाय अल्लाह, कितना प्यारा लगता है आपके मुंह से मेरा नाम नूरी। दिल के मुकाम पर हाथ रखती वो शीशे में उभरते हुए अपने अक्स को देखकर मुस्कुराई थी। वैसे मुझे महीन जैसी मासूम सोतन से कोई मसला नहीं है साईं। बकवास बंद करो अपनी। महीन को खुद की तरफ मतवजो पाकर वो अपने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट सजाए हुए था। अभी थोड़ी देर पहले कौन पूछ रहे थे? जैसे भूल के हो मुझे। अपने बालों के साथ ही हरकत करती हुई बोल रहे थे। याद उन्हें रखा जाता है जो याद रखने के काबिल हो या दिल के करीब हो। जहाँ तक मुझे याद है मेरा आपसे साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। शाह हवेली के मुलाजमा रह चुकी यहाँ पर। पूरा गांव अच्छे से जानता है कि इर्तिजा शाह मुलाजम के लाए हुए पानी के गिलास को मुंह तक नहीं लगाता। मुलाजमा को मुंह लगाना तो बहुत दूर की बात है। जो ताकत के अतबा इर्तिजा को उस पर तरस भी ना सका था। रही बात नाम याद रखने की, तो उस रात हरकत ही ऐसी की थी तुमने जो कोई भी शरीफ इंसान भूल नहीं सकता। बेहतर है सीधी राह अपना लो क्योंकि जिस राह के तुम मुसाफिर बनना चाह रहे हो ना, वहाँ के रास्ते तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, पलट जाओ। एक आखिरी कोशिश कर रहा था वह नूरी को समझाने की। आपकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और अब वापस मुड़ जाना मेरे बस में नहीं है। इर्तिजा उसकी बात पर गहरा सांस खारिज करता फोन काट गया था। क्यों नहीं हो सकते अब मेरे साईं? ड्रेसिंग टेबल पर रखे समापा गुस्से से हाथ मारकर गिराते हुए जमीन पर डैग गए थे। एक शर्त पर रुकती होगी मेरी, अगर है तो मुझे गोद में उठाकर घर तक लेकर जाएंगे और फिर हवेली में भी मुझे ऐसे ही लेकर डालेंगे। अपनी शर्त बताकर वह आराम से दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ी हुई थी। कब सुधरोगे तुम? और ये क्या बेहुदा शर्त लगाकर खड़ी हो गई हो? कौन सी दुल्हन अपनी शादी का खाना खोलते ही खाने की फरमाइश करती है बिना किसी शर्म और लिहाज के? चलो वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये शर्त नहीं मानी जाएगी तुम्हारी। हया के शर्त पर हैरान तो साबित थे, मगर शाकरा बेगम गुस्से से उसके सर पर आन दौड़े थे। बाबा जानी,
نم آنکھ کے لیے وہ حمدان صاحب کو پکارا تھا جو فوراً سے بھاگتے اس کے پاس آئے تھے. اپنی بیوی اور میری ستیلی ماں کو چپ کروا دے کیونکہ میری رخصتی ایسی ہی ہوگی. حتمی باسا سنا کر وہ حیدر کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی. یہ 20 کلو کا لہنگا، اتنی باری بڑکم جوڑی ایسے نہیں پہنی، تم سے بدلہ لینے کی حالت پہنی ہوئی ہے. تمہیں تو پتا چلے کہ سادگی سے شادی کرنے کی سزا بیوی کیسے دیتی ہے. دل میں سوچ کر خود کی بھی جان ہلکان کیے ہوئے تھے. میرے بانجے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ حمدان صاحب انہیں لے کر سائے پر آئے تھے. حیا، حیدر بھائی کیسے اٹھائیں گے تمہیں؟ رحمہ کے بولنے پر حیدر نے حیا کو امید پر نظر سے دیکھا تھا جو کہ شانی بے نیازی سے رخ موڑ گئے تھے. حیدر، مجھے گود میں اٹھائیں گے تو رخصتی ہوگی ورنہ رخصتی کینسل. آرام سے اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی سائے پر رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ کے تھے. کوشش کر کے دیکھ لو، شہزادہ بیگم نے حیدر کو گھورتے ہوئے کہا تھا. بھائی، آپ نے دیکھا ہے اس کا باری بڑکم لہنگا دیکھا ہے؟ اور اوپر سے میڈم جوڑلی سے لدی ہوئی ہے. خود کا وزن کم تھا جو اتنا سا پہن کر آئی ہے. حیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی. اگر اس کو اٹھایا نہ تو میں گر جاؤں گا اس تباہی کو لے کر. بدلہ لے رہی ہے مجھ سے؟ اپنا ڈر ظاہر کرتا وہ بے بسی سے بول رہا تھا. حیدر کے رونے جیسے چہرے کو دیکھ کر ارتضا کو اس پر ترس آیا تھا. حیدر بھائی اٹھا لینا، اور ارتضا ہے نا آپ کے ساتھ، وہ نہیں گرنے دے گی آپ کو. مہین کے کہنے پر منظر جھکایا گیا تھا. بھروسہ ہے نا مجھ پر حیدری؟ حیدر کی کندھے پر ہاتھ تھا. ارتضا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. خود سے زیادہ ہے کہہ کر وہ حیا کی سمت پڑا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ تباہی اتنی باری بھی ہو سکتی ہے. اگلے ہی پل اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہوا اسے چھیڑنے کی غرض سے بول رہا تھا. میرے پیارے شوہر حیدر جی، اب آپ تیار ہو جائیں کیونکہ تباہی آپ کے گلے پڑ گئی ہے. دونوں ہاتھ حیدر کی گردن میں ڈالتی ہوئی حیدر کی ٹون میں بولے تھے. ماشاءاللہ سے دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا ایک ساتھ. حیدر اور حیا کے پیچھے پیچھے چلتے مہین ارتضا کے بازو میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر بولے تھے. آج تمہارا کام ختم ہو گیا. مہین، ریاض بہاری ہنوان سے حمدان صاحب کے ساتھ کھڑے ریاض صاحب اور مہین کو ارتضا کے ساتھ مسکراتا دیکھ کر ان دونوں کو گھورتے ہوئے دلاور شاہ سائمہ انصاری کے ساتھ ہی گھر میں جا بیٹھے تھے. دلاور شاہ اور سائمہ انصاری کو جاتا دیکھ کر شہزادہ بیگم پریشان ہوئے تھے. تمام تر رسموں کے بعد سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے. مہین گیری کو حیدر کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے. مہین حیا کو حیدر کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ارتضا. ارتضا جو کہ ڈاکٹر عامر کو گیر تک چھوڑ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا یا پیچھے سے دلاور شاہ کی آواز پر رکا تھا. صبح بات کرتے ہیں بابا سرکار، ابھی آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور میں بھی تھک گیا ہوں. وہ کہہ کر واپس اپنے کمرے کی سمت پڑا تھا. مجھے تم سے ابھی اسی وقت بات کرنی ہے، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ارتضا کی سمت پر تھے. ایسی کیا ضروری بات کرنی ہے بابا سرکار جو صبح نہیں ہو سکتی؟ دلاور شاہ کے چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی دیکھ کر اسے اپنا دیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا. تمہارے دیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ارتضا شاہ. دلاور شاہ ارتضا کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر بولے تھے. کون سا وعدہ بابا سرکار؟ ناسمجھی میں پوچھتا ہوا اپنے بابا کے انداز پر چونک گیا تھا. وہی وعدہ جو تم نے مجھے اپنے نکاح سے پہلے دیا تھا. دلاور شاہ کے یاد لانے پر ارتضا کو وعدہ اور حالات یاد آئے تھے. یاد آیا تمہیں اپنا دیا ہوا وعدہ ارتضا شاہ؟ ارتضا غصے سے گھورتے ہوئے وہ گھڑ لائے تھے. اچھے سے یاد ہے، مجھ جواب دیتا وہ جانے کے لیے مڑا تھا. تم آج اسی وقت مہین کو طلاق دے کر اپنا وعدہ پورا کرو گے ارتضا شاہ؟ دلاور شاہ کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا. یہی وعدہ دیا تھا تم نے مجھے کہ شادی کے فوراً بعد مہین کو طلاق دے دو گے، مگر تم نے 6 مہینے نکال دیے. پر آج تم اپنا وعدہ پورا کرو گے. ایک شرط پر تمہارا اور مہین کا نکاح ہوگا آج. کیسی شرط بابا سرکار؟ سب لوگوں کے جانے کے بعد دلاور شاہ نے تنہائی میں ارتضا سے بات کرنا شروع کیے تھے. مجھے وعدہ چاہیے تم سے آج. کیسا وعدہ؟ وہ ناسمجھی میں پوچھا تھا. پہلے وعدہ دو. انہوں نے اپنا ہاتھ ارتضا کے سامنے کیا تھا. آپ کو کبھی انکار کر سکتا ہوں میں؟ دیا وعدہ. شادی کی رات کو تم مہین کو طلاق دو گے. دلاور شاہ کے پاپا ارتضا کی گفٹ ڈیلی پڑ گئے تھے. نہیں بابا سرکار، یہ غلط ہے. پیچھے ہوتا ہوا ارتضا اپنے بابا سرکار کے باپ پر ہل گیا تھا. تم وعدہ دے چکی ہو. اب ریاض بہاری کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو 26 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا. دلاور شاہ کو دیے وعدے پر ارتضا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. ان کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی بابا، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. انہوں نے ہی تو آپ کو اپنے خاندان کی عزت بچائی تھی. اگر وہ نکاح پا لیتے تو ہمارے خاندان کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا، کیونکہ پھوپھی تو نکاح سے پہلے ہی وہاں پھوپھا کے ساتھ بھاگے تھے. پھر کس چیز کا بدلہ لینا ہے آپ کو ان سے؟ کیوں؟ جبکہ انہوں نے تو سارے کا سارا الزام خود کے ماتھے پر لے لیا تھا، مگر ہماری اور پھوپھی کی عزت آنچ نہیں آنے دیتے. اپنے تھے وہ، انہیں سمجھانا چاہ رہا تھا مگر وہ جیسے کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. بولو ارتضا شاہ، یاد ہے نا اپنا وعدہ؟ دلاور شاہ کو دیوے وعدے کو سوچ کر وہ پریشان ہوا تھا. ہاں یاد ہے مجھے اپنا وعدہ، اور میں پورا بھی کروں گا. لیکن ارتضا منہ سے نکلے لفظ
जहाँ पर दिलावर शाह को राहत बच गए थे, वहीं पर दरवाजे के साथ खड़ी हुई माहीन के पैर तले जमीन निकल गए थे। माहीन जो कि इत्सा को ढूंढती हुई हवेली के मेहमान खाने के करीब से गुजरे थी, इत्सा की आवाज सुनकर वहां पर रुके थे। मैं अपना वादा पूरा करूंगा बाबा सरकार, मजबूत लहजे में कहता वो माही की मौजूदगी से अनजान था। इत्सा के मजबूत लहजे पर अपनी सिसकी दबाए वो वहां से दबे कदमों से वापस अपने कमरे की सिमत भागे थे। सैमा फूफो को बुलाएं। इत्सा के कहने पर उन्हें सैमा अंसारी को बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही मेहमान खाने में इत्सा और दिलावर शाह के साथ अब सैमा बेगम भी आ गए थे। 25 साल बाद आपको अपने भाई का मिला है फूफो, बहुत ही मुबारक हो आपको। आपके भाई की मोहब्बत जा गई आपके लिए। इत्सा की बात पर नासमझी के तासत उनके चेहरे पर आए थे। अब तो वहाज और रामा का रिश्ता भी फिक्स कर दिया है बाबा ने। इत्सा को गुलाम रसूल के जरिए रामा और वहाज के रिश्ते का पता चला था। तुम्हें कैसे पता चला? दिलावर शाह चौंके थे, क्योंकि उन्होंने सबसे छुपाकर रिश्ता फिक्स किया था, और वो भी इत्सा की गैर मौजूदगी में किया था, जब वो माही के साथ हनीमून पर गया हुआ था। आपका ही बेटा हुआ बाबा सरकार, जता का क्या था वो अब तक उनकी गुफ्तगू में पहली बार मुस्कुराया था। आप बताएं फूफो, मेरी शादी वाले दिन मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप किसकी मकरूस है? आज बताएं बाबा को भी। बताएं ना फूफो, किस शख्स की एहसान मानते हैं आप? लफ्जों पर जोर देता हुआ संजीदगी से पूछा था। रियाज बुहारी की। सामा की हल्की सभा में रियाज साहब के नाम को सुनकर दिलावर शाह चौंके थे। आपसे तो सब बताया नहीं जाएगा ना, इसलिए मैं बताऊंगा बाबा को सब सच। 26 साल पहले रियाज अंकल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो आपकी इज्जत बचाई थी। इर्तिजा, आज नहीं फिर कभी ये बात करेंगे। मन्नत बड़े लहजे में सामा ने उसे बीच में टोका था। क्यों पप्पो, आज तो सही वक्त है बताने दे आप। मैं वादा करता हूँ आपसे कि वहाज और रामा की शादी मैं कराऊंगा। सामा बेगम के हाथ पर दबाव देता हुआ उन्हें बोलने के लिए उकसा रहा था। रियाज की कोई गलती नहीं थी भाई, मेरी वजह से ही उन्होंने निकाह से इनकार किया था, क्योंकि मैं और वहाब पहले से निकाह कर चुके थे। नजर झुकाए हुए वो सारी रवादात सुनाती हुई आहर में रो पड़े थे। एक बात और बाबा, मैंने आपको कभी ये वादा नहीं दिया कि मैं मही को तलाक दूंगा। ये याद रखिएगा बाबा, मही को मुझसे अलग सिर्फ मेरी मौत कर सकती है, कोई वादा या कसम तो बिल्कुल भी नहीं। साइमा बेगम हैरानगी से दोनों को देख रहे थे। अब आप दोनों बैठकर मसलत करें। शब्बा बाहर शर्मिंदगी से नजर झुकाए हुए दिलावर शाह, जो कि 26 साल से रियाज पहाड़ी को कसूरवार समझे हुए सामा से भी कतई ताल्लुक हो गए थे, आज उन्हें सामा बेगम के साथ अपने ताल्लुक का फैसला सही लगा था। मैं कैसे नजर मिलाऊंगा अपने बेटे से? दोनों हाथों से सर को थामे हुए सोच कभी पेशेमान हुए थे। भाई जाऊं यहाँ से? सामा बेगम को आज भी अपना भाई दूर होता हुआ लग रहा था। आंसू साफ करती वो वहां से चली गए थे। कमरे में मसलसल रोती हुई चक्कर काटती वो थक कर बैठी थी। इर्जा को कमरे में आता देखकर फोन से उसके पास आई थी। क्या हुआ माही, आप अब तक सोई नहीं है? वास्कुट उतार कर बैठ पर रखता हुआ वो नामल अंदाज में बोल रहा था, जैसे उसकी और दिलावर शाह के बीच आम सी बात हुई है। कब दे रहे हैं आप मुझे तलाक? माही के बोलने पर इर्तजा शॉक्ड हुआ था। क्या कह रही है, आपको अंदाजा भी है? माही के कंधे पर हाथ रखता नरम लहजे में बोल रहा था। आप वादा कर सकती हैं तो क्या मैं आपको पूरा करने नहीं दे सकती? इर्जा के हाथ झटकती वो दूर हुई थे। दे तलाक मुझे आप। सूरत मुतरम आंखें लिए वो बढ़ाई हुई आवाज में घुराए थे। मैं आपको तलाक नहीं दे सकता। आप मजीद झूठ मत बोलें। इर्जा की बात अब उसे एतबार कहाँ आना था। माहीन प्लीज यकीन करें मेरा, वो सिर्फ बाबा को हमारे निकाह की रजामंदी देने के लिए दिया था। मुझे जरा इल्म नहीं था कि बाबा मुझसे ऐसा वादा लेंगे। बेबसी से कहता हुआ वह माहीन के करीब आया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अब आप अपना वादा पूरा करें। किसे खबर थी कि पत्थर दिल व बेहिस इंसान के नाम से मशहूर इत्रा शाह एक काम से लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इतना बेबस हो जाएगा कि वह खुद की ही जात को फरमोश कर देगा। किसी से भी ना हारने वाला इत्रा शाह आज तुम्हारे साथ की गई मोहब्बत से शिकस्त खा गया। खुद पर से जब्त होते हुए महसूस करता हुआ वो कुछ मिनटों के लिए मही को सुनने के लिए रुका था। मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी, हतमी फैसला सुना गई थी। सीधे लफ्जों में कह दो ना कि इत्रा शाह मर जाओ तुम। खुदा की कसम, एक सेकंड भी जाया के बगैर मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मही की जान निकाल देने वाली खामोशी से खुद के हाथ पैरों से जान निकलती महसूस हुई थी। बेबसी की हाथ को छूता हुआ वह पहली बार किसी के सामने अपने दिल का हाल खोलकर रखता हुआ है। अपने चेहरे पर लगाए हुए मगरूर शाह का नकाब उतारकर मही के आगे वो अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। इत्रा की तकलीफ को महसूस करती वो कुछ मिनटों के लिए अपने किए गए फैसले से डगमगाई थी, फकत कुछ मिनटों के लिए। वापस से खुद को मजबूत करती वो इत्रा की तरफ पीठ किए खड़ी हुई थी। माहीन, मैं अपने दिए वादे से बांध गया था, पर मैं पूरा नहीं किया। प्लीज आप अपने फैसले से पीछे हट जाओ। घुटनों के बल बैठता वो अपने किए हुए वादे पर पछताया था। आप मर्द
हमें समझते क्या है? कठपुतली है हम, जो आप लोग के एक इशारे पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दें। आपकी दी गई जुबान की अहमियत रखती है। आपका दिया गया वादा बहुत अहमियत का हामिल होते हैं। इत्जा का नकाह से पहले ही तलाक देने का वादा उसे अंदर से तोड़ गया था, मगर हमारा क्या? इत्जा शाह उसकी टूटती हुई खामोशी पर कुछ पल के लिए पुरस्कुन हुआ था, मगर माहीन की शुरू होती हुई सवाल करती हुई सुनहरी आंखें इत्जा शाह अपने चेहरे पर मरकूज किए हुए देखकर अपनी बेकाबू होती धड़कनों से घबरा गया था। इत्जा के साकत चेहरे को देखकर सवाल करती वह खुद को रोने से बाज रखने के सही कर रहे थे। माहीन, नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। माहीन के दोनों कांधों पर हाथ रखता हुआ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता हुआ बेबस हुआ था। सब कहने की बातें होती हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। इत्जा के दोनों हाथों को झटकती हुई उससे दूर हुए थे। इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर मुझे नहीं रहना आपके साथ। आज फिर वह इत्जा शाह को छोड़कर जा रही थी, कभी ना वापस आने के लिए। अपने दिल के हाथों मजबूर होती हुई माहीन शाह मुड़कर इत्जा शाह के बिखरे हुए वजूद को करब से देती हुई आंखें मीच के थे। तू जाने लगा है तो पलट कर मत देख, मौत लिखकर तो कलम तोड़ दिए जाते हैं। इर्जा के लफ्जों में सुनती हुई वो वहां से खुद को इर्जा की मोहब्बत की गिरफ्त से आजाद करवाती हुई निकली थी। बढ़ाई हुई आवाज में कहता हुआ इर्जा शाह आज अपनी जगह उसे संग दिल बने देख कर कुछ अरसे पहले अपने वादे की वजह से हुई माही की कैफियत को वो महसूस नहीं कर सकता था।